आरोग्य अंक में आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकास क्रम। आधुनिक चिकित्सा के लिए प्रचलित अंग्रेजी शब्द एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से एक अवैज्ञानिक शब्द है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा साहित्य में इसका कहीं भी प्रयोग नहीं होता है। वस्तुतः साहित्य, कला, संस्कृति और मौलिक विज्ञान का क्रमिक विकास ही आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला है, जिसका भौतिक, रसायन, गणित एवं प्रायोगिक मानदंडों पर निरंतर परिमार्जन होता रहा है तथा इसी परिमार्जन को कुछ और परिष्कृत करने के निरंतर इस सार्वभौमिक एवं लोक उपयोगी बनाए हुए हैं। प्राचीनकालीन भीतिका चित्रों और गुफाओं की अनुकृतियों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि उस समय मनुष्य को शीत, रचना और विकृत अंगों का पूरा ज्ञान था। पशुओं और मनुष्यों के प्रजनन संबंधी रोगों के चित्र भी इन गुफाओं के चित्रों में मिलते हैं। काशी क्षेत्र के पास मिर्जापुर किले के लिखुनिया स्थित प्रपात के भित्ति चित्रों में इस तरह के अनेक चित्र मिलते हैं, जो इनके प्रमाण है कि भारत के इस क्षेत्र में मनुष्य संसार के अन्य भाग से अधिक विकसित थे। ये ज्ञात होता है कि ईसा के 9000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने कुछ शल्य क्रिया की विधियों का प्रयोग भी किया। ऐसी विधियां मस्तिष्क के अंदर प्रविष्ट हुई दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए संभवतः प्रयोग की जाती थी। इसमें कपाल की हड्डी में छेद करके मस्तिष्क का तनाव कम कर दिया जाता था। ग्रीक के इतिहास में एक ही रोगी के ऊपर इस तरह कई बार की गई शल्य क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। आज भी इस शल्य क्रिया को आधुनिक तंत्रिका शल्य मस्तिष्क में ट्यूमर के बायोप्सी के लिए प्रयोग करते हैं। इस ऑपरेशन का एक दूसरा ही पक्ष और वह यह है कि कुछ स्थानों में इस टिफाइन विधि द्वारा निकाली गई हड्डी गले में बांध करके लटकाई जाती है ताकि दुष्ट आत्माओं की प्रतिच्छाया उस पर नहीं पड़ सके। मिस्र में चिकित्सा शास्त्र का विकास। मिस्र में चिकित्सा शास्त्र का विकास नील नदी की संस्कृति के उत्थान और पतन के साथ साथ ही हुआ। भित्ति चित्रों से लेखन कला के विकास में संभवतः हजारों वर्ष लगे होंगे और सुमेरियन और बेबीलोनियन के निवासियों ने इस कला को पत्थरों पर उत्कीर्ण करके चित्रात्मक शब्दावली तैयार की। कागज के आविष्कार के पूर्व भारत में भोजपत्रों पर लिखने की कला का ज्ञान था। मिस्र की आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में सबसे बड़ी देन है शीर रचना का प्रामाणिक अध्ययन। मिस्र में पिरामिड के अंदर मृत शीर को रखने की कला ईसा के 3500 वर्ष पूर्व ही प्रचलित हो गई थी। इस कला में पारंगत लोगों को शीर रचना के बारे में ज्ञान था और अधिकांशतः शीर की विकृति के आधार पर रचनागत दोषों का ज्ञान भी इसी आधार पर हुआ। जैसे लकवा फालिज के रोग में मस्तिष्क के विशेष भाग में दोष का होना मिस्र की चिकित्सा पद्धति की विशिष्टता थी। उसे धर्म का समायोजन। इस परंपरा में अनेक देवताओं का आवाहन करके चिकित्सा की जाती थी। प्रमुख देवताओं में थोब, हर्मिस, आइसिस और उसका पुत्र होरस था। मिस्र की सभ्यता में विद्वान इम्होतेप 26वीं वर्ष ईसा पूर्व हुई, जिन्हें चिकित्सा शास्त्र का पूरा ज्ञान था। चिकित्सा विज्ञान के विकास में दुष्ट आत्माओं द्वारा रोग फैलाने की धारणा का एक विशेष महत्व है। इन दुष्ट आत्माओं से मुक्ति के लिए रोगी को अखाद्य वस्तुएं दी जाती थी अथवा कटु, तिक्त, कषाय गुण वाले पदार्थों को पीने को दिया जाता था ताकि रोगी के शीर से वमन या विरेचन हो सके। इस प्रकार रोग, कारण और औषधि के संबंध की परंपरा का विकास हुआ और भूमि के अंदर पाए जाने वाले खनिज, लवण, गंधक, ताम्र और पारे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। शल्य क्रिया का विकास भी संभवतः ग्रीक चिकित्सा में खतने की प्रक्रिया से हुआ होगा। घाव को चीरने एवं कटे अंगों को सीने की पद्धति का विकास भी यहीं से हुआ। तथापि मस्तिष्क में छेद करने की कला एवं
अंगों को काटने की कला का विकास अब तक यहाँ नहीं हुआ था। मेसोपोटामिया में सुमेरियन काल में लेखन कला का विकास हुआ और राजा अशुरबनीपाल के यहाँ स्लेटों पर उत्कीर्ण पुस्तकालय के आधार पर 700 ईसा पूर्व प्रमाण मिलते हैं कि ग्रीक और मेसोपोटामियन चिकित्सा में काफ़ी समानता थी। ईसा के पूर्व 2000 वर्षों तक राजा हम्मुरबी द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत हर चिकित्सक को चिकित्सा करनी होती थी और उसका पालन न करने पर कठोर राजदंड भुगतना पड़ता था। बेबीलोनिया में इस काल तक चिकित्सकों के पास कम से कम 250 पौधे, 250 पौधे, 120 खनिज लवणों का ज्ञान हो चुका था। असीरिया में रहने वालों को गंधक का भी प्रयोग करना होता था, जो कि आज तक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ग्रीस में चिकित्सा पद्धति के विकास का सारा श्रेय हिप्पोक्रेटस, अरस्तु और गैलेन को जाता है, जिन्होंने लक्षणों के आधार पर रोग कारण और औषधि की व्याख्या की। ईसा के 1400 वर्ष पूर्व एशिया और यूरोप के मध्य भाग में हेलेनिक और माइसीनियन की संस्कृति के विलय के कारण एक विशिष्ट प्रकार की जाति का उदय हुआ। इसमें एस्कुलेपियस का प्रमुख स्थान है, जिन्हें देवता के तुल्य माना गया है और आज तक उनके हाथ में लिए गए सर्प से लिपटे दंड को विश्व में चिकित्सा के चिन्ह की मान्यता प्राप्त है। चिकित्सा शास्त्र के पिता में माने जाने वाले हिप्पोक्रेटस ने प्रामाणिक तौर पर उस समय की प्रचलित सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक सूत्र में पिरो करके आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की नींव डाली। यहाँ यह अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि तब तक भारत में सुश्रुत द्वारा विकसित की गई चिकित्सा पद्धति अपने चरम उत्कर्ष पर थी और हिप्पोक्रेटस के लेखों में उसका पूरा प्रभाव है। ग्रीस चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपज का सारा श्रेय आयोनियन और इटैलियन ग्रीक दार्शनिकों को जाता है, जिसका उद्भव ईसा के पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ग्रीक चिकित्सा में भिषक कर्म का कार्य प्रमुखता मंत्रों में रहने वाले पुरोहितों द्वारा किया जाता था। रोग कारण और निदान के त्रिकोण और चिकित्सा शास्त्र में लक्षण और कारण का विश्लेषण करने की परंपरा के जन्मदाता हिप्पोक्रेटस ने तार्किक दृष्टि से इनकी अलग व्याख्या की और क्रेते नामक द्वीप में उत्पन्न हुए इस महापुरुष ने समकालीन मान्यताओं और तथ्यों के आधार पर जो चिकित्सा की परंपरा चलाई वह आज तक यथावत बनी हुई है। मात्र उसमें समय समय पर वैज्ञानिक शोधों के आधार पर थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। आज तक के विकसित चिकित्सा विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जहां हिप्पोक्रेटस की दृष्टि ना गई हो। यहाँ तक कि रोम की संस्कृति नष्ट होने के बाद जब यूरोप में कला, विज्ञान और संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ, तब हिप्पोक्रेटस के सिद्धांतों को ही पुनः स्थापित किया गया। अरस्तु के पिता मैसिडोनिया के रहने वाले चिकित्सक हैं। अरस्तु 322 ईसा पूर्व ने 17 वर्ष की आयु में एथेंस में प्लेटो का शिष्यत्व प्राप्त किया। प्लेटो की मृत्यु के बाद वे फिलिप के पुत्र अलेक्जेंडर के शिक्षक बने और तब तक वहाँ रहे जब तक कि अलेक्जेंडर एशिया में युद्ध के लिए नहीं चले गए। अरस्तु वापस एथेंस में आकर के पुनः चिकित्सा शास्त्र पढ़ाने लगे और 322 ईसी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। अरस्तु मूलतः प्रकृति प्रेमी थे और जीव के विकास क्रम के आधार पर उन्होंने तुलनात्मक शरीर रचना के वैज्ञानिक अध्ययन का विकास किया। चित्रों के आधार पर उन्होंने भ्रूण विज्ञान और मानव के विकास का वर्णन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत अंडे से जीव का विकसित होना एवं भ्रूण के विकास का क्रम तथा मानव शरीर से उनका तुलनात्मक अध्ययन
आगे चल कर के जन्मजात रोगों को समझने के लिए एक प्रमुख प्रायोगिक माध्यम बना। इस काल में अरस्तु ने मन, शरीर और हृदय के भी भेद को समझाया और मन तथा हृदय के दार्शनिक पक्ष को भी जोड़ा। आयुर्वेद शास्त्र में पंच तत्व के सिद्धांत की तरह उसने पित्त, अग्नि, जल, रक्त और पृथ्वी के संयोग से मानव शरीर के रचना की परिकल्पना की। भारत में ये वही काल था जब सुश्रुत की शल्य शास्त्र की चिकित्सा शीर्ष पर पहुंच हुई थी। रोम में चिकित्सा शास्त्र का विकास ग्रीक लोगों के प्रभाव के पूर्व स्थानीय असीरियों की मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित था और उसमें तर्क और विज्ञान का नितांत भाव था। ईसा की पहली शताब्दी के प्रारंभ काल में सेल्सस नामक वैज्ञानिक ने रोग से विकृत अंगों के अध्ययन की परंपरा डाली। सेल्सस एक्यूलेपियस की परंपरा के शिष्य थे और उन्होंने आंतरिक बाह्य लक्षणों पर सर्वाधिक शोध किया। इस काल में रोम के नाविकों ने समुद्री यात्राएं प्रारंभ कर दी थी, अतः लंबी यात्रा में होने वाले रोगों के कारण निदान का भी समावेश किया गया। शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का और परिमार्जन हुआ तथा उन कई शल्य क्रियाओं का उल्लेख मिलता है जो कि सुश्रुत द्वारा प्रतिपादित थी। ईसा के 172 वर्षों के बाद ही शल्य क्रिया द्वारा प्रसव की परंपरा डाली गई और जूलियस का जन्म हुआ, जिसे जूलियस सीजर कहा गया। सीजर के काल में रोम में चिकित्सा कला का पूरा विकास था। अन्य देशों के विद्वान चिकित्सकों को सीजर ने बसाया और चिकित्सा विद्यालयों की स्थापना की। प्रथम शताब्दी के प्रारंभ में पैरागमोन नामक स्थान में प्रख्यात यायावर चिकित्सा वैज्ञानिक गैलन का उदय हुआ। उन्होंने सिमरा में शीर रचना की शिक्षा प्राप्त की और एशिया में दूर दूर तक यात्राएं की। अंततः एलेक्जेंड्रिया में आकर के यंत्रों का विकास किया। गैलन मूलतः यथार्थ शीर रचना के वैज्ञानिक थे और उन्होंने स्तनपायी जीवों और मनुष्यों के अंदर तुलनात्मक शीर रचना शास्त्र और क्रिया की व्याख्या की और प्रचलित मान्यताओं को वैज्ञानिक दृष्टि देकर के उनका निरूपण किया। इनमें प्रमुख था हृदय की रचना, मस्तिष्क और यकृत का कार्य एवं श्वसन क्रिया। गैलन से मात्र औषधियों का उद्धरण दिया। वे निदान और रोग की चिकित्सा के बारे में बहुत कम ही लिख पाए। मध्यकाल में चिकित्सा का विकास 200 से 1500 ईस्वी तक। रोम साम्राज्य के उत्थान और पतन के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा के परंपरा लंबे समय तक चर्च और पादरियों के अधिकार में चली गई। निराश्रित पीड़ित लोग भारी संख्या में आकर के चर्च में पादरियों के यहाँ आश्रय पाते थे और रोग मुक्ति के लिए विश्राम करते थे। चिकित्सा क्रिया जानने वाले संतों में प्रमुख थे सेंट लियो, सेंट कासमस और डामियन। 7वीं शताब्दी में इस्लामिक संस्कृति का उदय हुआ और तत्काल ही पूरे मध्य एशिया में ग्रीक एवं लैटिन चिकित्सा पुस्तकों का अनुवाद अरबी भाषा में होने लगा। इस काल में तेहरान, पर्सिया का निवासी रहेजस 923 ईस्वी और फराज बिन सलीम की लिखी हुई किताब अल हवाई प्रमुख है, जो ग्रीक अरब चिकित्सा पद्धति का विश्वकोश मानी जाती है। एविसेना और आइजक जूडियस ने इस मिलीजुली संस्कृति में वैज्ञानिक चिकित्सा शिक्षा को पुस्तक के रूप में लिखकर के प्रसारित किया। आइबोरियन उपमहाद्वीप में थोड़े समय बाद ही इस्लाम धर्म का प्रभाव समाप्त होने लगा और 8वीं शताब्दी के बाद ही लैटिन की उपभाषा स्पेनिश विकसित हुई। इस अनुवादों और पुस्तकों का प्रभाव यूरोप में तत्कालीन 12वीं-13वीं शताब्दी पर पड़ा। समूची चिकित्सा पद्धति का अध्ययन आज मात्र पुस्तकों पर आधारित रहा और प्रायोगिक शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाई। इटली के बोलोना में
1156 ईस्वी में विश्वविद्यालय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा में वनस्पति शास्त्र और भौतिक शास्त्र का समावेश नहीं हुआ था। फिर भी शीर रचना और शीर क्रिया के अध्ययन के लिए शवच्छेदन की प्रक्रिया आवश्यक थी। इस प्रकार बोलोना में शल्य शिक्षा व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ हुई। इस काल में सैली सीटों के विलियम, सर्बिया के विशेष थियोजोरिक और फ्लोरेंस के थेडियस थे, जिन्होंने शल्य की तकनीकों का विकास किया, मवाद के बाहर निकालने के बारे में लिखा। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में बोलोना में फ्रांस से हेनरी डी मांडे विक्ले का आगमन हुआ, जिसने बोलोना के चिकित्सा पुस्तकों का अनुवाद फ्रेंच भाषा में किया। इस प्रकार फ्रांसीसी लोग रोम से शल्य चिकित्सा को लाने वाले पहले लोग हुए। 14वीं शताब्दी में चिकित्सा शास्त्र में वैज्ञानिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने का सारा श्रेय उन वैज्ञानिकों को जाता है जो वैज्ञानिकों के साथ साथ चित्रकार, साहित्यकार एवं विचारक थे। इस परंपरा में सबसे पहले लियोना डॉन दा विंची ने गैलन की मान्यताओं को पुनः परखा और भिन्न भिन्न जीवों पर इनके प्रयोग किए। उन्होंने फेफड़े और हृदय की रक्त शिराओं और धमनियों का नामकरण किया। चित्रों की प्रदर्शित करके इन्होंने इस क्रिया को समझाया और हृदय के कपाटों की रचना का रहस्य खोला। फेफड़े और हृदय मिलकर के मस्तिष्क में हवा भरते हैं। गैलेन ने इस मान्यता को समाप्त किया और हृदय से अलग मस्तिष्क को जाने वाली रक्तवाहिनियों को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया। ब्रुसेल्स के वेस्लियस 1514 से 1564 ईस्वी ने चिकित्सा कला में सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए मांसपेशियों की क्रिया, मस्तिष्क के अंदर की बनावट, तंत्रिकाओं और रक्तवाहिनियों के अलग अलग भागों को चित्र द्वारा बना करके समझाने का प्रयास किया। अपने अथक परिश्रम जो और प्रतिभा के बल पर बेसेलियस पादका में शीर रचना और शल्य क्रिया के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस काल में यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी विकसित हुई, जो कि 1000 वर्ष पूर्व भारत में पूर्ण विकसित हो चुकी थी। फिलिप बाम्बस्ट वालहेनहीम, जिनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ 1493 से 1541 ईस्वी में, वे ही आगे चल करके थियोक्राटस पैरासेलस के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बासल स्विट्जरलैंड में चिकित्सा शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। पैरासेल्स ने ही सर्वप्रथम सल्फर, गंधक और पारे का प्रयोग औषधि के रूप में किया। इस काल में ग्रीक साहित्य का प्रचुर मात्रा में लैटिन में अनुवाद हुआ और 16वीं शताब्दी सदी के प्रारंभ 1518 ईस्वी में थॉमस लिनाक्रे द्वारा रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन की स्थापना लंदन में की गई। रोगों के संक्रमण और संक्रामक रोगों का सर्वप्रथम विचार इसी काल में फ्रैकास्टोरो द्वारा प्रतिपादित किया गया। 1546 ईस्वी में फ्रैकास्टोरो ने संक्रमण रोग और संक्रमण के बारे में तार्किक पक्ष प्रस्तुत किए और सूक्ष्म जीवों की संभावनाओं की व्याख्या की, जो कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में या वायु द्वारा फैल सकते हैं। फ्रेंच वैज्ञानिक गिलास दी वैली 1538 से 1616 ईस्वी द्वारा हिप्पोक्रेटिक विचारधारा वाले संक्रामक रोगों की संक्रामकता की चेतना का इसी काल में उदय हुआ और खुजली वाले कीड़ों द्वारा टाइफस रोग के संक्रमण के बारे में भी तथ्य इकट्ठे किए गए। डी वैले ने इसी काल में काली खांसी, गठिया एवं जोड़ों के दर्द का अंतर बताया, जो कि इसके पूर्व हिप्पोक्रेटस के द्वारा स्थापित किया जा चुका था।
रोग के लक्षणों के आधार पर उसके अति प्रभाव की वैज्ञानिक विवेचना सर्वप्रथम लंदन में थॉमस साइडेनहेम 1624 से 1689 ईस्वी ने की। अपने परीक्षण और विश्लेषण की कला के कारण ही उन्हें उस काल में अंग्रेजों का हिप्पोक्रेटस कहा गया। भौतिक और रासायनिक विज्ञान के आधार पर रोगों के समझाने की प्रक्रिया में जियोर्डानी ब्रूनो, कोपरनिकस, गिलबर्ट केपलर और गैलीलियो प्रमुख हैं, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र की एक सूत्र में प्रयोग करके एक सार्वभौमिक सोच की परंपरा का सूत्रपात किया। गैलीलियो के प्रकाश और लेंस के समायोजन की कला ने माइक्रोस्कोप के अन्वेषण की नींव डाली। 1636 ईस्वी में सेंटोहियो ने रक्तवाहिनियों को नाड़ी के रूप में परिभाषित करके उसे रेखांकित करने के यंत्र का आविष्कार किया। गैलीलियो द्वारा अध्ययन किए गए पारे के गुण को सेक्टोरियस ने निदानकीय थर्मामीटर में बदल करके तापक्रम को नापने का कार्य का आरंभ किया। श्वसन और इनके अंतर्गत होने वाले ऊर्जा के क्षय का भी अध्ययन सेक्टोरियस ने अपने आप की एक डिब्बे में बंद करके ऊर्जा के क्षरण और उत्पन्न होने की विधि का अध्ययन किया। इससे आधुनिक चयापचय मेटाबॉलिज्म की नींव पड़ी। 17वीं शताब्दी में ही अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम हार्वे 1578-1657 ईस्वी में आधुनिक हृदय पर व्याख्या की। माइक्रोस्कोप का प्रयोजन भ्रूण विज्ञान और जीवन के विकास में भी किया गया तथा रक्त में श्वेत एवं लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में भी ल्यूवेन हाक ने माइक्रोस्कोप के आधार पर चित्र बना करके दर्शाया। प्रत्येक अंगों के सूक्ष्म विवेचन से वैज्ञानिकों की ढेर सारी भ्रांतियां जाती रही। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बवायल 1626 से 1691 ईस्वी ने वायु का जीव के श्वसन की आवश्यकता के रूप में आविष्कार किया और जॉन मेयो के माध्यम में श्वसन में ऑक्सीजन की संभावनाओं पर विचार किया। जैसे ब्लेक 1728 से 1799 ने आगे चल करके जल, पानी और ऑक्सीजन के वर्तमान रासायनिक सूत्रों की व्याख्या की और प्रोस्टले ने इस बीच 1733-1804 ईस्वी में वायु की प्रकृति को समझ करके हाइड्रोजन गैसों का भी आविष्कार किया। 17वीं शताब्दी के मध्य में स्टीफेन हॉल 1677 से लेके 1761 ईस्वी जब रक्त की क्षमता का अध्ययन करते समय घोड़े के गले की रक्तवाहिनियों का अध्ययन कर रहे थे, तब रक्त के प्रवाह से चमत्कृत होकर के उन्होंने रक्तचाप नापने का यंत्र बनाया, जो आगे चल करके पारे के तुलनात्मक रूप में मापा जाने लगा। बोलोना में गुली गैल बनी 1736 से 1798 ईस्वी में मेंढक की तंत्रिका में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों का पता लगाया और तंत्रिकाओं को उद्दीप्त करके मांसपेशियों में गति स्थापित करने की विधि का आविष्कार किया। फ्रेंच साइंस लेवाइजर 1743 से 1794 ईस्वी इस समय गैसों के प्रभाव का दहन की प्रक्रिया के लिए प्रयोग कर रहे थे और प्रिस्टले तथा लेवाइजर ने संयुक्त रूप में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट गैस ऑक्सीजन का नामकरण किया। इस काल में शवछेदन की परंपरा की पुनः स्थापना हुई और रोग तथा उससे होने वाली विकृतियों का भली भांति अध्ययन किया गया। मार्गेंगनी 1682 से 1771 ईस्वी ने सूक्ष्म यंत्रों के माध्यम से विकृति विज्ञान की आधारशिला रखी। नाड़ी को देखने की कला
अंगों को स्पर्श करके संभावित विकृत अंगों की पहचान, हृदय एवं छाती के रोगों में ठोक करके पानी के इकट्ठे होने की संभावना एवं श्वास तथा हृदय की ध्वनियों को सुन करके रोग को पहचानने की कला का विकास इसी काल में हुआ। इसी काल में लैनेक 1819 ईस्वी ने कागज को लपेट करके ध्वनि को केंद्रित करके श्वसन और हृदय की धड़कन को सुन करके रोग के निदान की परंपरा डाली और बाद में चल करके इनका रूप लकड़ी तथा रबड़ की ट्यूब ने ले लिया। श्रवण की विधि में प्रयोग होने वाले रोगों के आधार पर नामकरण लैनेक ने किए हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में चिकित्सकों ने प्रसव क्रिया में योगदान करना प्रारंभ किया। विलियम स्मेली ने लंदन में प्रसव संबंधी यंत्रों का इस प्रकार परिमार्जन किया कि माता एवं शिशु दोनों की रक्षा की जा सके। स्मेली के शिष्य विलियम हंटर 1718 से 83 ईस्वी और इनके भाई जॉन हंटर ने शीर रचना के साथ साथ प्रसूति विज्ञान में उल्लेखनीय कार्य किया। जॉन हंटर ने शीर रचना की शिक्षा काल में शल्य क्रिया भी की और विकृत अंगों को संकलित करके विशाल संग्रहालय की भी स्थापना की। ये आज भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के यहाँ सुरक्षित हैं। अपने कौशल, पुरुषार्थ और ज्ञान की क्षमता पर इन्हें इतना गर्व था कि उन्होंने अपने बीमारी के समय एक बार मुस्कुरा करके कहा, अब आप आसानी से दूसरा जॉन हंटर नहीं पाएंगे। इसी काल में ब्रिटिश सर्जन परसिवल पाट 1714 से 88 ईस्वी का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने हड्डी के टूटने की चिकित्सा, रीढ़ की हड्डी की, टीबी एवं हार्निया तथा कैंसर रोग की शल्य चिकित्सा का विवरण दिया। इस काल में पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। संक्रमण रोगों को नियंत्रण करने के नियम बने। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की उपलब्धता ने सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरियों तथा एवं एक कोशीय जीव प्रोटोजोआ को स्थापित कर लिया। पाश्चर 1822-1895 ईस्वी ने रोग एवं वनस्पति विज्ञान से सूक्ष्म जीवों का संबंध स्थापित किया। इसी काल में फ्रेंच वैज्ञानिक क्लॉडे बर्नार्ड 1813 से 1878 ईस्वी ने जीव की कोशिकाओं में शर्करा की उपयोगिता, लीवर में शर्करा को संग्रहित करने की क्रिया और उसे पुनः शर्करा में बदलने की क्रिया की खोज निकाला। 1857 ईस्वी में अंत वातावरण और बाह्य वातावरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो आज तक काटे है। जर्मन वैज्ञानिक कार्ल फ्रीडरिक विल्हेल्म लुडविग 1816 से 1895 ईस्वी ने लार ग्रंथियों के महत्व को बताया तथा पाचन क्रिया में इनका योगदान निर्धारित किया। रूस के वैज्ञानिक पैवलॉव ने पेट के स्राव का संबंध दृष्टि, घ्राण एवं श्रवण से स्थापित किया, जो बाद में चल करके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। इस समय यद्यपि शल्य क्रिया की महत्ता चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त फैल चुकी थी, परंतु अधिकांशतः शल्य क्रिया पीड़ा एवं चीत्कार में होती थी। निसंज्ञकरण का ज्ञान उन दिनों केवल अंगों में रक्त प्रवाह को रोकने तक ही सीमित था, जो कि कुछ ही अंगों में प्रयुक्त होता था। सम्मोहन क्रिया द्वारा शल्यकरण सर्वप्रथम भारत में जेम्स एस्टेल ने किया, जो 1808 से 1859 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के चिकित्सक के रूप में बने। सर हम्फ्री डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद ये विचार किया कि ये हंसने वाली गैस शल्य क्रिया में दर्द को भुला सकती है। इनका प्रचलन ब्रिटेन और अमेरिका में सल्फ्यूरिक ईथर के साथ होने लगा था।
परंतु इसका सर्वप्रथम प्रयोग वेल्स 1815 से 1848 ईस्वी में दांत को उखाड़ने के लिए किया। वेल्स ने इसका सर्वाधिक प्रदर्शन 1845 ईस्वी में अमेरिका के मासाचुसेट्स चिकित्सालय में किया, जहां दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में चीख पड़ा। वेल्स के ही एक शिष्य मार्टन ने 1846 में ईथर के प्रयोग से इस सफलता को प्राप्त कर लिया। इसके उपरांत लिस्टर में 1794 से 1870 ईस्वी प्रसव के ईथर का प्रयोग हुआ। सिम्पसन ने ही क्लोरोफॉर्म का उपयोग 1847 ईस्वी में किया। यद्यपि इसकी खोज 1831 ईस्वी में पेरिस के यूजोन सुपेरियन, अमेरिका में सैमुअल गुथ्री और लिब्रा 1934 ईस्वी में कर चुके थे। अब तक पंप के माध्यम से क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण और अलग अलग प्रयोग की विधि के यंत्रों का विकास हो चुका था और दर्दनाशक शल्य क्रिया के कारण शल्य क्रिया का विकास बड़े ही त्वरा के साथ हुआ। 1885 ईस्वी में जेम्स कलिंग स्टुअर्ट हाल्स्टेड ने कोकेन को सुई के द्वारा नसों में लगा करके संज्ञा शून्यता को पैदा किया और 1874 ईस्वी में क्लोरल हाइड्रेट को नसों में लगा करके सुई द्वारा निश्चेतना पैदा करने की विधि निकाली गई, जो कि 1903 के बाद विचोटेस की खोज के बाद और प्रभावी होगी। लॉर्ड लिस्टर 1827 से 1912 ईस्वी में यद्यपि अपने जीवन का प्रारंभ एक शल्य चिकित्सक के रूप में किया, तथापि उनकी प्रसिद्धि एंटीसेप्टिक की खोज के कारण हुई। लिस्टर ने अब तक माइक्रोस्कोप से घाव बनाने वाली विषाणुओं का अध्ययन कर लिया था। उन्हें विषाणुओं से मुक्ति पाने के लिए कार्बोलिक एसिड से घाव धोने की परंपरा शुरू की तथा चिकित्सा के पूर्व यंत्रों को भी इससे धोया जाने लगा। कार्बोलिक एसिड में अंगों में कई बार घाव हो जाते थे, अतः हाथों में रबड़ के दस्तानों ने पहनने की भी कला इसी काल में प्रचलित हुई। लिस्टर के पूर्व ही सौम्य विलियर्स 1818 से 1865 ईस्वी कार्बोलिक एसिड का प्रयोग कर चुके थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके कार्य को बहुत ख्याति नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु विक्षिप्त अवस्था में हंगरी के पागल खाने में हो गई। एडिसोपिसस निश्चेतना की कला और विषाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस के ज्ञान ने शल्य चिकित्सा को सहज बना दिया और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में प्रत्येक चिकित्सक के लिए शल्य के प्रयोग किए गए। इसमें अमेरिका में केंटुकी नामक स्थान पर सफलतापूर्वक चिकित्सा करने वाले मैकडॉवेल 1771 से 1830 ईस्वी हुए। जेम्स सिम्स 1813 से 1883 ईस्वी, जिन्होंने न्यूयॉर्क में स्त्रियों के मूत्र जनन इंद्रिय मार्ग की कठिन शल्य चिकित्सा की। लंदन में सर थॉमस स्पेंसर हुए। स्पेंसर ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ शल्य यंत्रों का भी विकास किया। कैंसर रोग में शल्य चिकित्सा ही उस समय सबसे उपयोगी चिकित्सक थी, क्योंकि इस समय अन्य किसी भी कैंसर की औषधि का विकास नहीं हुआ था। इसमें सर्वाधिक ख्याति क्रिश्चियन एल्बर्ट लियोडन बिल्ड्राई 1829-1894 ईस्वी की हुई। इन्हें सभी अंगों के कैंसर के लिए शल्य चिकित्सा की तकनीक का विकास किया। सर विलियम मैक्सिसन ने 1824 से 1924 ईस्वी हड्डी एवं अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की शल्य चिकित्सा प्रारंभ की और तंत्रिका द्वारा तथा मस्तिष्क की शल्य क्रिया का अलग से विकास किया।
ये लिस्टर के शिष्य थे और ग्लासगो में लिस्टर के बाद उस पद पर 35 वर्षों तक अध्यापक रही। उन्होंने मस्तिष्क में शल्य क्रिया करके जमे हुए रक्त को निकालने की तकनीक का विकास किया। रीढ़ की हड्डी में स्थित ट्यूमर मस्तिष्क और सुषुम्ना नाड़ी के मवाद को शल्य क्रिया से भी निकालने की क्रिया उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई। नैदानिक चिकित्सा का विकास और एक्सरे। रांटगन ने 1595 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूबस से निकली अज्ञान किरणों की एक्स किरणों का नाम दिया और निदान की एक विशिष्ट दिशा दी। 6 जनवरी 1919 ईस्वी को लंदन में विद्युत विभाग के एक इंजीनियर ने इसका उपयोग टूटी हड्डी का पता लगाने के लिए किया और 1897 ईस्वी में W.V. कैनन ने बोरियन घोल के ऊपर इसके अपारदर्शिता की पुष्टि की, जिसके कारण आंख के रोगों में उनके उपयोग की पुष्टि हुई। मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी ने संयुक्त रेडियम की रेडियो धार्मिकता के आधार पर कैंसर की चिकित्सा शुरू की और शीघ्र ही रेडियो धर्मी तत्वों की गणना के आधार पर अन्य रोगों के निदान और उपचार पर अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में जीव वैज्ञानिक द्वारा जीवनों का विशद अध्ययन, रसायनिकों द्वारा औषधियों का निर्माण एवं आसवन की विधि तथा प्रतिशोधक क्षमता के आधार पर रोग निरोधक विधियों के अध्ययन ने आधुनिक चिकित्सा को बहुआयामी बना दिया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों की रक्षा के लिए शासन की ओर से चिकित्सीय शोध कार्यों को अधिक महत्व दिया गया, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन और पूर्व यूरोपीय देशों की प्रमुखता रही। जीवाणुओं को शरीर में नष्ट करने की नई परंपरा भी इन्हीं मौलिक वैज्ञानिकों से शुरू हुई और अलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग में 1928 ईस्वी में फुफ्फुद के जीवाणुओं को नष्ट करने की विधि का विकास किया तथा पेनिसिलिन का विकास हुआ, जो कि फुफ्फुद द्वारा विकसित की गई। 1935 ईस्वी तक सल्कोनामाइड का विकास हो गया। 1940-41 में ऑक्सफोर्ड के चेन और फ्लोरनो ने पेनिसिलिन के लिए शुद्धिकरण की व्याख्या की। 1952 ईस्वी तक आते आते बॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्थापित कर दिया। इस तरह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान निरंतर देश, काल और समय के सापेक्ष प्रयोगों पर हर बार परखा जाता रहा और तब कहीं जाकर के सर्वे संतो निरामया के उद्देश्य की पूर्ति कर पाया। ये सारे देशों की धरोहर है। समूची मानवता का इसमें सम्यक योगदान है और सब ने इसको अपने अपने ज्ञान से सींच करके वैश्वीकरण के इस शीर्ष पर ला करके खड़ा किया है।